जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही दिल और शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। तो आइए आज के इस स्पेशल क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की बिहार बोर्ड की मैथ, जिसका हम लोग प्यारे बच्चों करेंगे 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और ये जो वीडियो है 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड की, उसके लिए मैं बता दूं ये आज की ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इतनी खास है कि इस वीडियो को अगर आप देखते हैं ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका मैथ अच्छा निकलेगा। मतलब मैथ में आप अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। तो आज का जो ये सेशन है, डे हमारा फर्स्ट है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं प्यारे बच्चों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 24-25 यानी 25 में जो आपका एग्जाम है ना, उसके लिए। तो उसमें हम लोग करेंगे 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और पिछले 10 वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है मैथ के बुक से, पिछले 10 सालों में जो पूछे गए प्रश्न, उन्हीं प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है इसी प्रश्न में से, इसी क्वेश्चन बैंक में से आपके सारे प्रश्न लगभग बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें। अब आज का ये वीडियो बहुत ही आसान और शानदार होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न यहीं से आएगा प्यारे दोस्तों, और कहीं से नहीं आएगा, गारंटी इस बात की है। चलिए तो देखते हैं आज का ये सेशन। और इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आराम से बनेगा। प्रश्न पहला प्यारे बच्चों, संख्याओं 25 और 50। हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं 25 और 50। इसके HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अपनी भाषा में बोले तो मौसो, और LCM यानी कि लॉसो, इसका गुणनफल क्या होगा। प्यारे बच्चों हमें सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन हमारे सामने है प्रश्न एक में, संख्याओं 25 और 50 के मौसो और लॉसो का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 25 हमारे पास दिए हुए हैं, आराम से लिखना है, और एक संख्या दिया 50। तो 25 का अगर प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 5 से भागा लगेगा 25 25, ये आ जाएंगे 5 गुने 5। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, यहां तक ठीक है। 50 की अगर बात करें, इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 2 से लगने वाले हैं 25 हो जाएंगे, फिर 5 से लगेंगे 5। तो इस 50 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गया 2 गुने 5 गुने 5। ठीक, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें बोला जा रहा मौसो और लॉसो पता करने। तो यहां पर हमें लिखना है HCF एंड यहां पर लिखना है LCM। SCF जो होता है ना प्यारे दोस्तों, SCF यानी कि मौसो जो होता है हम लोग कॉमन लेते हैं। जैसे इसमें भी ऐसा चीज हो जो इसमें भी हो। देखिए आप यहां से 5 यहां है तो यहां भी 5 है प्यारे बच्चों, ये 5 दोनों में आ रहे थे। एक 5 तो फाइनल है, दूसरा 5 यहां से भी मिल रहे हैं, तो इनको भी ले लेंगे। 2 इसमें है बट उस 25 वाले में नहीं है, तो 2 को नहीं लेना मौसो के लिए। तो आपका मौसो जो आएगा वो 25 आ जाएगा। लॉसो की बात करें तो जो हाईएस्ट मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर है उसी नंबर को लेते हैं। जैसे इसमें टोटल 2 5 है और इसमें भी 2 5 है, तो मैक्सिमम 2 5 ही है, तो मैक्सिमम 2 5 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 अकेला है तो लिखना है सर 25 को 2 से पढ़ेंगे, 25 दूना 50। अब हमें क्या बोला जा रहा है, गुणनफल पता करने। तो हमें लॉसो और मौसो यानी LCM एंड SCF इसका गुणनफल पूछा जा रहा है। तो LCM हमारे पास कितना जरा देखें, 50 है, और SCF हमारे पास 25 है। तो यानी कि LCM हमारे पास 50 हो जाएंगे, SCF 25। प्यारे बच्चों इसको गुना कर लेना, 25 को 5 बार पढ़ेंगे 125 आएगा सर, और ये 0 यहां से उठा के इस पे दे देना है, यानी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों 1250 करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। प्रश्न संख्या दूसरा जो है प्यारे दोस्तों, उसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है सर। निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखा हुआ है, इसमें से परिमेय कौन है। देखिए अंडर रूट परिमेय पूछा जा रहा है, एकदम सवाल को ढंग से पढ़ना, परिमेय पूछा जा रहा है। तो ये है आपके भैया √3। ये वाले तो अपरिमेय होते हैं सर जी, आपने पढ़ाया था 1.3 एनसीईआरटी मैथ में। √3 हो गया, √5, √2, ये सभी के सभी अपरिमेय है। अब यहाँ देखिए क्या है, √5/5। भैया ये तो सही है, लेकिन अंडर रूट लगने की वजह से ये हो गए आपके अपरिमेय, और हमें मांगा जा रहा है प्यारे दोस्तों परिमेय, तो हम परिमेय ढूंढेंगे।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 2√2 अपॉन में √2, तो ये √2 कटेंगे ना, मतलब एक बार में, तो यहाँ पर 2/1 और परिमेय वही संख्या होती है मेरे मित्र जो P/Q के रूप में होता है, मतलब ये वाला पार्ट आपके P हो जाते हैं और ये वाला पार्ट आपके Q हो जाते हैं। तो आपका एकदम सही उत्तर प्रश्न 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। प्यारे छात्रों, मैं एक बात और बता दूं, मैं वीडियो कंटेंट बनाता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दे मेरे दोस्त। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमें एक उम्मीद मिलती है कि नहीं हमारे बच्चे को हमसे अच्छा मिल रहा है, तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो प्लीज वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न तीसरा जो है अपने स्क्रीन पे, प्रश्न तीसरा है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, 6/15, ये है आपके 6/15। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है कि आवर्ती है या कुछ भी नहीं है। तो प्यारे साथियों 6/15 का दशमलव प्रसार किस प्रकार है, तो देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो 3 दूना 6, सॉरी 3 से, ठीक, 3×5 = 15 और ये 2/5 आते हैं और 5 से भागा देंगे, नहीं लगेगा सर, तो आपके पॉइंट आ जाएंगे, दशमलव आ जाएंगे और यहाँ पे 0 होंगे, 5 चौका 20, मतलब कि ये प्रॉपर कट जाता है। नहीं कटता, चलते रहता, दशमलव के बाद चलते रहता तो वो हो जाता अशांत, लेकिन यहाँ पर आपका परफेक्टली कट के 0.4 आंसर आता है, इसलिए इस प्रश्न 3 का जो सही उत्तर होगा मेरे मित्र, ये हो जाएंगे आपके शांत। क्या हो जाएंगे, शांत। समझ गए, कोई आपत्ति नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया आराम से। चलिए प्रश्न चौथा देखिए क्या कह रहा है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में, 625 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का घात यानी पावर, 5 पे कितना पावर होगा ये पूछा जा रहा था। इस प्रश्न को करने के लिए सीधा 625 का आपको करना है अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड 5 से लगेगा मेरे दोस्त, 5 एकम 5, बच गया यहाँ पर 6 है, 5 एकम 5 घट गया, एक पर 2 12 है, यानी 5 दूनी 10, 12 से 10 गया मेरे मित्र, 2 बचते हैं, 2 पर 5 25, 25 25, फिर हमें 5 से लगाना है, लग जाते हैं 25 बार में, और फिर से लगते हैं 5 से 25 बार, 5 बार में, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है 5 के पावर, तो 1 2 3 4, तो 5 के भैया पावर 4, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, 5 के घात 4। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5वां। इसमें आज के इस वीडियो में टोटल हम 40 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चलिए प्रश्न आपका जो है 5वां नंबर जो है वो है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी भैया। अगर ये पूछा जाता है आपसे कि 2 परिमेय संख्या है, उसके बीच में मान लीजिए कोई ये वाला परिमेय संख्या है और यहां से ये वाले परिमेय संख्या, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी भैया, बहुत सारी होगी। समझ रहे हैं, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी, यानी गिनती नहीं है, यानी कि अनंत जो है परिमेय संख्या होती है मेरे दोस्त। क्लियर है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 5 का परफेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न जो हमारा छठा है, छठे प्रश्न में बोला जा रहा है 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो। अब आपको पता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम, 2 हो गए, 3 भी। अभाज्य संख्या मेरे मित्र उस संख्या को कहते हैं जो सिर्फ 1 से कटे और जो खुद है ना वो उससे कटे, मतलब इसमें अगर आप भागा देते हैं 1 से तो ये 1 से इसको काट देगा, और खुद क्या है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी नंबर से इसे भागा देते हैं तो नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या ये होती है। तो चलिए हमने 2 अभाज्य संख्या ले लिया, अब क्या पूछा जा रहा है, अभाज्य संख्याओं का मौसो भैया, क्या पूछ रहा है, मौसो। अभाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या, इसका मौसो कर लेंगे तो आपको यहाँ आएंगे, इससे भागा नहीं लेगा, लाइन खींच के इसको उठा के इधर पटक देना है, 1 दुका 2, यानी यहाँ से कट जाएंगे, मौसो हमारे पास 1 आते हैं। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा और भी कोई अभाज्य संख्या लेके ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या करके देख ले आप, कोई आपत्ति नहीं है। फिर यहाँ नहीं लगेगा भागा, उठा के इधर फेंकेंगे,
दो एकम दो, यहाँ से एक, इसको उठा के इधर फेंकना है भैया, तो एक दूना दो। मतलब किसी भी अभाज्य संख्याओं को लेंगे तो आपको एचसीएफ यानी कि मौसो, यानी कि प्यारे साथियों आपको जो है ये मौसो आपके एक ही आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कहीं कहीं से दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न 7 है प्यारे मित्र, महत्तम समापवर्तक ए कोमा बी, दो संख्या है जिसमें एक ए है एक बी है, ये दोनों का मौसो और लघुत्तम समापवर्ती ए बी ये बराबर क्या होगा? ये बराबर होगा, एक मिनट, चलिए ये बराबर हो जाएंगे हमारे किसके? तो आपको पूछा जा रहा है एचसीएफ, ठीक है, ए बी का, और एलसीएम ए बी का। तो भैया ये दोनों जो है ना, आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो ये आपके ए इंटू बी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर से ही सी जो है एकदम सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। महत्तम दो संख्या का, लघुत्तम दो संख्या का, उसका जो बराबर होता है तो ए गुना बी यानी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8वें में। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 8 नंबर का जो प्रश्न है ध्यान से देखिए, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि एक परिमेय संख्या, चलो हम दो ही ले लेते हैं, एक परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है, अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए, √3, √5, √7 कुछ भी। अब पूछ रहा है इसका गुणनफल, तो भैया गुणनफल करेंगे तो हमको क्या फल मिलेगा? गुणन करने पर, इसको गुना करने से फल तो यही नहीं मिलेगा सर जी, फल तो यही मिलेगा कि परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा क्या दिख रहा है? अपरिमेय संख्या। तो पूछ रहा है आपसे, क्या एक परिमेय और एक परिमेय संख्या को जब गुना करेंगे तो फलवा क्या मिलेगा? अपरिमेय ही ना। इसका मतलब एकदम सही ये लिखा हुआ है, हाँ, एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है मेरे प्यारे साथियों, वो अपरिमेय संख्या ही हो सकता है। यानी इस प्रश्न 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं यानी कि प्रश्न नंबर 9। इसमें देखिए ये सब सवाल बिल्कुल पूछे गए हैं, बिल्कुल बोर्ड में पूछे गए हैं। प्रश्न 9 जो है इसमें देखिए दिया हुआ 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 एकदम, और ये डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब है कि चलते जा रहा, रुकने का नाम नहीं लेगा, झुकेगा नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार 12 किया भैया, एक बार 112, फिर 1112, एक 11112, उसके बाद 1,11,112, इस तरह से चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। मतलब ये शांत नहीं है, इसमें शांति नाम की चीज नहीं है, अशांत है, दौड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, परिमेय है कि अपरिमेय? बताइए प्यारे साथियों, ये अपरिमेय होगा। अगर शांत होता, कटने वाला सिस्टम होता तो परिमेय हो जाता है बट्टे के रूप में। लेकिन इसका प्रश्न 9 का जो है परफेक्ट उत्तर की अगर बात करें हम, तो बी नंबर का ऑप्शन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 10 में। 10वें नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में, निम्नलिखित मतलब ये जो लिखे हुए आपको दिख रहे हैं ये इसको बोलते हैं निम्नलिखित, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है? सवाल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, 4 ऑप्शन है, कौन अपरिमेय है जरा ध्यान दे हम लोग भी। देखिए यहां पर है √64 अपॉन में 36, ओके। तो इसका जो है ना आप अगर निकालेंगे तो 8 8 जा 64 प्यारे साथियों, और 36 का तो पता है, आप 36 ही लो क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ नहीं है, 36। तो आपके जब जोड़े लग जाते हैं तो 1 8 आते हैं बट्टे 36, यानी P बट्टे Q के रूप में ये स्पष्ट है। मतलब ये वाले चीज परिमेय है, लेकिन आपसे सवाल हो रही है अपरिमेय संख्या कौन है, तो हमें अपरिमेय को ढूंढना है। इसका √81 का भैया 9 आएगा, और √25 का 5 आएगा, और इसका देखेंगे तो √49 का भैया 7 बट्टे का 9। मतलब अगर बोला जाए मिला जुला घुमा फिरा के तो सारे ऑप्शन भैया क्या है? परिमेय है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जो अपरिमेय होगा ही होगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी के सभी परिमेय है। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनमें लिखा रहेगा
इनमें से कोई नहीं, तो उसमें टिक कर देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 11। बहुत ही बड़ा लग रहा दिखने में, है ना, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन काम छोटा है भैया। देखिए, वृत्ताकार पथ, पथ मतलब रास्ता, ऐसा कोई रास्ता बना है उस पर 3 धावक यानी 3 दौड़ने वाले कोई शख्स हैं। मान लीजिए किसी बिंदु से तीनों आदमी एक चक्कर घुमा फिरा के यहां पर आता है, तो पूछा जा रहा एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये इसी पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे, जिस तरह से करे, एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा लगाने में तीनों आदमी को, तीनों धावक को 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा हर एक धावक को समय लग रहा है। तो तीनों धावक को प्रस्थान बिंदु जहां से इन्होंने शुरू किया है, इस जगह से पूरा चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है, तो ये तीनों आदमी एक ही स्थान पर पुनः मिलने में उसको समय क्या लगेगा, ये पूछा जा रहा है। इतना बड़ा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, सीधा पकड़िए 3 और सीधा पकड़िए इसका 4 और लास्ट में पकड़ लीजिए 8। इसका कर देना मित्र लॉसो एलसीएम, तो 2 से देंगे नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर देखिए 2 अंक कट रहे हैं तो यहां लगा देना इस तरह से। अब अगर 3 से देते हैं तो अकेला कटेगा, 2 से अकेला कटेगा, तो देने का कोई फायदा बनता ही नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। प्यारे साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी 24 घंटा लगेगा तीनों, यानी एक दिन पूरा लग जाएगा इस तीनों धावक को उस पे चक्कर लगाते लगाते एक स्थान पर पहुंचने में। ओके, चलिए आराम से इस तरह का कोई भी प्रश्न मिलेगा सीधा लॉसो कर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न भी हमने यही उठा के लिया है। देखिए सेम चीज है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक इस तरह से दौड़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें समय लग रहा है 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। तो 1, 3, 5 का लॉसो करिए, सभी नंबर अलग अलग हैं। अगर इसका हम एलसीएम करें तो 1 से 1 ही कटेगा, 3 से 1 3 ही कटेगा, और 5 की बात करें तो 5 ही कटेगा। मिला जुला के तो वही ना आ रहा है जी, 1, 3, 5, तो ऑटोमेटिक तो वहीं पर दिख रहा था, इतना आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं हो। जब नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो तो सीधा गुना कर दीजिए पकड़ के, 1 गुना 3, 3 3 5 15, यानी प्यारे साथियों ऑप्शन डी, यानी 15 घंटे समय लग जाएंगे इन तीनों धावक को एक ही स्थान पर पुनः मिलने में। आई होप आप समझ रहे होंगे। ध्यान देना है, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ये बन के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए इस तरह के प्रश्न आपको देंगे। प्रश्न नंबर 13, अंडर रूट ए है क्या? अंडर रूट है एक क्या? रूट 2, अंडर रूट 2 जो है वो क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत है, या कुछ भी नहीं है? कुछ भी कैसे ना भैया, है तो कुछ ना कुछ जरूर। तो अंडर रूट 2 जो है इसका वर्गमूल अगर करेंगे तो परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा मेरे दोस्त, इसीलिए ये संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। वर्गमूल निकलेंगे लेकिन दशमलव में, दशमलव वाले को हम लोग नहीं लेते हैं। जो परफेक्ट, जैसे कि मान लीजिए किसी का अंडर रूट 16 का निकाल लेते हैं, इनका एकदम फाइनली 4 आता है, तो फाइनली वाला आना चाहिए, वो परिमेय होता है, बट इसका फाइनली नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 14 में, प्रश्न संख्या 14 में मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभी हमने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है, आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर बताता हूं, अभाज्य संख्या वो हर संख्या है जिसमें 1 से भागा लगे और जो संख्याएं है खुद उसमें लगे, खुद से खुद में लगे या 1 से लगे। तो आइए अभाज्य संख्या खोजते हैं। 27 की बात करें, 27 देखिए प्यारे बच्चों, 3 नमा 27 3 से भी कटता है, 9 तिया 27 संभव, ये तो कभी भी नहीं होगा। 35 की बात करें, 5 7 35, 7 5 35, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ 13 देखिए, 13 को अगर आप देखें ध्यान से, 13 में आप 1 से भागा दे सकते हैं, 13 बार में कटेगा, और खुद 13 से 13 में देगा, 1 बार में कटेगा, तो 13 आपका कहीं ना कहीं सही है। और 56 को भी देख लेते हैं, तो 8 7 56, 7 8 56, 56 एकम 56, 1 से 56, ये भी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को।
यानी प्रश्न संख्या जो आपको 15 है इसमें देखिए 15 नंबर का प्रश्न है मेरे मित्र। प्रश्न 15 है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप, सम वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, सम पूर्णांक का रूप। और ये वाला क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन सेट ए में पूछा गया है, सॉरी 2021 में पूछा गया है। और ये इस तरह का सवाल फिर से आ सकता है, तो इसको एकदम समझना है। P के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए P है। इस P के लिए आपको बोला रहा है सम पूर्णांक। देखिए इसका बनाने का बहुत सारे टीचर बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं आपको सिंपल वे बताता हूं। देखिए आप ऐसे तो ऐड नहीं होता, ऐसे जुटेगा नहीं, लेकिन अगर कल्पना करें, इमेजिन करें कि 2 और 1 कितना होता है दोस्त, 3। अब P तो P ही है, कुछ नहीं है। P प्लस 1 क्या है, 1 आपको जो है विषम है, 2 क्या है, सम है। तो आप जरा अगर ध्यान दें तो आपको प्रत्येक सम पूर्णांक, तो इस पे सम संख्या कौन दिख रहा है आपको, सम संख्या 3 है क्या, नहीं है। P का कोई मायने नहीं है, एक विषम है, वो भी विषम है, तो सम आपको 2 ही है। एक तरीका तो ये हो जाता सबसे आसान। अगर आप ऐसे नहीं मानते हैं तो P का एक पूर्णांक मान लीजिए P का मान 1 रखने पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन ए में जो है, ऑप्शन ए में जो है 2 गुना P का मान हम 1 यहाँ पे रखेंगे, प्लस का 1। प्यारे साथियों 2 1 कम 2 और 1 3 आ जाते हैं। P का मान हमें बोला जा रहा है, यहाँ P प्रॉपर है तो P का मान 1, यानी 1 हमारा 1 ही है, ये विषम है, ये भी विषम है। अच्छा इसकी बात करें तो 1 प्लस 1, क्योंकि P का मान 1 लिया जा रहा है तो ये आ जाएगा 2, मतलब यहां से ये सम दिख रहा है। उसके बाद 2 इंटू P की वैल्यू 1 है 2, मतलब यहाँ पे 2 आपको सम मिल रहे हैं, बाकी विषम है। और हमें विषम को लेना ही नहीं है, 2 वाले 2 सम मिल गए, तो सम पे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ के, क्योंकि सम पूर्णांक ही पूछ रहा है। तो हम इसी दोनों की फिर से बात करते हैं। और इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये तो आपको सम दोनों मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, P का मान अगर प्यारे बच्चों 1 लिए थे, 2 ले लेते हैं, तो P का मान यहां से 2 और प्लस के यहां से 1, ये आपके आ जाते हैं 3। और इसकी बात करें 2 गुना P की मान 2, तो 2 दूनी 4। अब आप बताइए कि सम पूर्णांक कौन दिख रहा है, 3 वाला या 4 वाला, है ना, 4 वाला है, और 4 वाला यही तो है, समझ रहे हैं। तो सबसे बेस्ट वही था, आराम से समझ जाना। 2 1 3 विषम है, ये तो छोड़ देना है, ये 1 है विषम है, ये 2 है सम है, समझ गए। नहीं ऐसे समझना, ऐसे समझ लीजिए, तो आपका ऑप्शन डी जो है प्रश्न 15 का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न को देखे प्यारे साथियों। तो प्रश्न 16 जो है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। मेरे प्यारे मित्र, प्राकृत संख्या हम उस संख्या को कहते हैं, मतलब समझिए ना, गिनती की जितनी भी संख्या, काउंटिंग के ऑल काउंटिंग नंबर जो होते हैं, जितने भी गिनती के, जैसे 1 2 3, गिनती का अंत नहीं है, अनंत है। तो जो भी गिनती के नंबर होते हैं ना, गिनती की संख्या, उसे हम कहते हैं प्राकृत। और आपसे छोटा पूछा है तो भैया प्राकृत शुरू होता है हमेशा 1 से, याद रखिएगा। प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, अपूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो सबसे छोटा तो यही ना होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे मित्र। अगर आपको क्लास सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं हमसे, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। 2025 के बच्चे जो एग्जाम देने वाले 2025 में बोर्ड एग्जाम, उनके लिए हर सब्जेक्ट से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 17 नंबर के प्रश्न में ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी 2166, और 900 हमें पता है, हमें लॉसो चाहिए। आपने पढ़ा होगा 1.4 या फिर 1.4 में कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको पता है, 900 पता है, लॉसो नहीं पता है। प्यारे साथियों आपको एक फॉर्मूला पता होगा दो संख्याओं का गुणनफल मेरे मित्र बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। सर ये तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के, और दो संख्या का गुणनफल आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, हमें दो संख्याओं की जगह 2166 यहाँ पर रख देने हैं बराबर में। एलसीएम है क्या, नहीं, एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम रहने दीजिए। और एचसीएफ की बात कर रही है, एचसीएफ आपके पास 19,
तो 19 रख दीजिए। प्यारे साथियों 19 जो है गुना के रिश्ता में इधर आएगा तो आपको भागा में हो जाएगा, यहां से आपके भागा में आ जाएंगे, बचेंगे आपके पास एलसीएम यानी कि लॉसो। अब 19 इसको भागा देके देखिए 19 से ये कटता है क्या, 19 से कम 19, यहाँ पर 21 है, बच गया 2, 2 पर 6 26, फिर 19 से कम 19, 26 से 19। आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं, ऐसे आप भागा दे ले, सबसे आसान होगा। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, हमें 19 से भागा देना मेरे मित्र 2166 में, तो 19 एकम 19, 11 से 9 गया भैया 2, ये खत्म, 6 उतारेंगे, 19 दूना 38 होता, नहीं लगेगा एक बार में, 19 16 से 9 गया 7, यहाँ पर खत्म, और ये 76, 19 का पहाड़ा पड़िए, 19 दूना 38, 19 या 57, 19 चौका 76, तो ये 76 आपके कटते हैं यानी 114। तो ये अगर भागा दे जाए इसमें तो 114 इसके आंसर आते हैं, और 114 क्या है मेरे मित्र, एलसीएम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 114 एलसीएम निकल गया। ठीक है, ये भी आपके 2022 में सेट क्वेश्चन सेट नंबर ए में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 के बाद 18 नंबर के प्रश्न में, और 18 नंबर जो प्रश्न है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है। देखिए 18 में दिया, यदि 130 बराबर में 15 गुना 8 और जोड़ में 10 है, ठीक, एवं 15 का जो गुणनखंड है 5 गुना 3 जोड़ 0 है, तो मौसो इसी का निकालना है। ठीक है, मौसो। प्यारे साथियों आपसे मौसो पूछा जा रहा है, और अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि मौसो उस संख्या को, मतलब मौसो जो लेंगे तो दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 130 की बात करें तो 15 गुना 8 प्लस के 10 आ रहे हैं, ठीक है, और 15 का जो गुणनखंड किया गया 5 गुने 3 प्लस के 0 आ रहे हैं। तो आप बताइए कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन क्या आ सकता है। 130 को थोड़ा और तोड़ सकते हैं आप इस प्रकार से, 15 को लिखेंगे प्यारे साथियों 5 गुना 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और प्लस में 10 रहने दीजिए। अब देखिए कॉमन हम बात कर रहे हैं, मौसों का मतलब जो दोनों मिले, 5 मिल रहा है और तो कुछ नहीं, 3 भी मिल रहा है, 3 भी आपके मिल रहे हैं, और कुछ तो नहीं मिल रहा सर, सिर्फ 5 और 3 मिल रहे हैं। तो हमें 5 और 1 3 लेने हैं, और इसका गुणनफल करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएंगे, और 15 हमारे ऑप्शन डी में बिल्कुल सही जवाब है मेरे मित्र, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, 19 नंबर का जो प्रश्न है, 19 नंबर के जो प्रश्न है मेरे दोस्त, उसमें बोला जा रहा है प्रश्न 19 में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर होगा बी, यानी मौसों को परिकलित करने का एक तरीका है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 20 नंबर के प्रश्न को देखिए, जो कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 45 और 60 का मौसो, तो सीधा सीधा क्या करना, 45 पकड़ लेना है और यहां से 60 पकड़ लेना है, पकड़ लिए, और 45 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये कट जाएगा 3 से, 15 तिया 45, फिर 3 से 5, तो इसके अभाज्य गुणनखंड भैया 3 गुना 3 गुना 5 आएंगे। और 60 की बात करें, 60 में देखेंगे तो 2 तिया 6 30, 2 से 15, फिर 3 से 5, तो इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। हमें क्या मांग रहा है भैया, मौसो मांग रहा है, मौसो। मौसो का मतलब कॉमन, देखिए 3 इसमें आ रहे हैं, ये आ जाएंगे, और क्या है 5 भी आ रहे हैं, ये हो जाएंगे, तो मतलब एक 3 आ जाएंगे और एक 5 आ जाएंगे, तो 5 तिया 15, और 15 आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर तक क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न 21 जो है वो है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, किसी भी परिमेय को या किसी अपरिमेय को। अभी हमने बताया था कि मान लीजिए 2 एक परिमेय है और √3 एक अपरिमेय है, इसका गुणनफल मेरे दोस्त क्या होगा, तो सर जी गुणनफल यही होगा, और ये आपके क्या है, हमेशा अपरिमेय होगा, ना कि परिमेय होगा। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 21 के बाद 22 नंबर में।
तो 22 नंबर का प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें बोला जा रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब धनात्मक मतलब प्लस वाला, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या बोलते हैं प्लस के नंबर, माइनस के नंबर और जीरो तीनों आता है तो पूर्णांक हो जाता है। और धनात्मक बोला जा रहा था यानी प्लस वाला नंबर लेना पूर्णांक। p के लिए तो आपको धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, सम पूर्णांक यानी सम वाला। तो चलिए p का मान अगर हम मान लेते धनात्मक बोला है तो प्लस का 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर p का मान यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, और p का मान 1 रखेंगे तो 1 होगा। यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या बोला जा रहा है, सम पूर्णांक। चलिए सम पूर्णांक आपके दो आदमी सम में आ रहे हैं, ये वाले। चलिए इसमें भी अब थोड़ा सा काम करेंगे, इसको इधर करते हैं। देखिए इस बार क्या करेंगे प्यारे साथियों, p का मान हम 2 लेके देखेंगे। तो चलिए ये वाला कौन था, ये वाला b था और ये c था। तो b वाले में हम p का मान इस बार 2 ले रहे हैं, प्लस के 1 तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, और p के मान यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 आ जाएंगे। मतलब अब बताइए सम कौन सा, ये वाला कि ये वाला। सम पूर्णांक की बात की जा रही है, सम पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सम पूर्णांक पूछा जा रहा है ना, सम पूर्णांक क्या होगा। इसमें हमने क्या किया, 2 गुना 1 हमारे पास 2 आया। इसमें हमने 1 मान रखा तो यहाँ पर भी आपको 2 आ रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर 1 ही आ रहा है, और यहाँ पर 2 गुने 1 प्लस 1 यानी कि 3 आ रहा है। तो सम वाला ये 2 आदमी दिख रहा है सम वाला। अब इसमें भी क्या करना था, हमें p का मान 1 लिया था, अब की बार p का मान 2 लेके देखेंगे तो 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 का मान लेंगे 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएंगे। तो ये वाला आपके सही उत्तर होंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 23 नंबर में। तो 23 नंबर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना। देखिए प्रश्न 23, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, इस बार q लगाया गया है, q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, सम नहीं विषम पूछा जा रहा है। तो चलिए ये वाले सम दिख रहे हैं, 6 और 2 को जोड़ेंगे, जुटता नहीं है। ये अचर वाले कभी जुटेंगे नहीं, लेकिन एक इमेजिन करते हैं हम लोग, 6 2 8, ये भी आपके सम हो जाते, ये आपके 6 सम हो गए। अच्छा 6 1 कितना होता है 7, तो ये भी आपके विषम है। 6 4 10। अब देखिए ये सम और यहाँ से 6 सम, तो बच कौन रहा, ये वाला। यानी ऑप्शन सी जो है इसका विषम पूर्णांक पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, यानी कि 24 नंबर का जो प्रश्न है, 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। a बराबर भैया बी क्यू प्लस में r है, और a का मान हमें 72 है, रख दीजिए, कोई सोचने की बात नहीं है। b का मान का कुछ नहीं, अच्छा b ही तो निकालना है। q का मान 8 है, q का मान यानी b, दोनों में गुना का संबंध है 8, अब प्लस में r हमारे पास 0। तो भैया बताइए 0 प्लस में इधर आएगा तो घटने के बाद क्या होगा, 72 होगा। अब b गुना 8 बचता है, 8 प्यारे साथियों गुना में है, इधर आएगा तो आपको भागा में हो जाएगा, और हमारे पास इकलौता बचेगा b जो हमको चाहिए। 8 से भागा देंगे, 8 9 72, तो b का मान प्यारे साथियों आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट उत्तर है, ठीक। चलिए 24 नंबर के बाद प्रश्न देखते हैं 25 नंबर का। तो 25 नंबर के प्रश्न में देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम, इसमें दिया हुआ भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस में r, ठीक। b का मान प्यारे साथियों 61 है, रख देना है b का मान 61। q का मान हमारे पास 27, वेरी गुड। r का मान 32, तो हमें क्या पता करना, a पता करना, तो a ही तो निकलेगा। a निकालने के लिए आप इस दोनों को गुना कर लीजिए और 32 को जोड़ दीजिए। चलिए 61 और 27 को गुना करते हैं, 7 एकम 7, 7 6 के 42, 2 एकम 2, 42 और 2 प्यारे साथियों 44, और 44 का 4 कर देंगे, हासिल बचा 4, और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 1647। 1647 में आपको 32 को ऐड करना है, तो 7 2 9, 4 3 7, 1679 होगा। और ढूंढिए 1679 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न 25 तक हमने अच्छे से कंप्लीट किया। 26 नंबर को देखें, 26 नंबर के प्रश्न में देखिए, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, वही काम है, a बराबर भैया बी क्यू प्लस आर, वही चीज है,
बी का मान 43 इंटू क्यू का मान भी दे रखा है 31 और प्लस में 32। तो वही कर लीजिएगा, इसको ए का मान इन दोनों को गुना कर लीजिए, अब प्लस में 32 कर लीजिए, आपको ए का मान आ जाएगा। इसको हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको कीजिए, ओके, ताकि आपका और ज्यादा प्रैक्टिस मजबूत हो। 26 के बाद 27 नंबर प्रश्न ये हमने कर रखा है, वही काम कह रहा है। वृत्ताकार पथ है, उस पर 3 आदमी दौड़ रहे हैं एक स्थान से, और वो एक चक्कर लगाने में उसको घंटा लगता है 3, 4, 8। तो इन तीनों को एक ही स्थान पर फिर से पहुंचने में क्या समय लगेगा? तो इसका लॉसो कर देना है, 3 का, 4 का और 8 का। प्यारे साथियों 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगाएंगे। 3, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। यहाँ पर 2 से भागा देंगे, 3 कुछ नहीं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब इसको गुना कर लीजिए, आपको गुना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम आराम से बनते जा रहा है, कहीं से कोई सवाल भारी नहीं है, बस समझना है किस प्रकार बनता है। सेम सवाल है, इसको होमवर्क में देते हैं, आप इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही लगा। ओके, चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2024 में पूछा गया था कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, हमें आयतन का अनुपात दे रखा है 125:27। तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल, प्यारे बच्चों अगर क्षेत्रफल की बात करें स्क्वायर करना है, क्षेत्रफल की बात करें स्क्वायर करना है, और हमें आयतन का अनुपात दे रखा है तो हमें उसका साइड पता कर लेना, मतलब भुजा पता कर लेना है। तो आयतन का अनुपात हमारे पास है 125 और 27। बात कर रहा आयतन का, तो इसका करेंगे घन, घन क्यूब, इसका भी करेंगे घन। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर मतलब घन करने के लिए क्या होता है, 3 का सेट में से 1 लेते हैं। जैसे 25 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, तो 125 हो जाएगा। और ये रेशियो में इसका कर लेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। तो ये घन का मतलब ये हो जाता है 3 का सेट में से 1 5, ओके, और 3 का सेट में से 3 1। अब हमें ये तो निकला है साइड, ये हमें क्या निकला प्यारे साथियों, भुजा निकला है। क्या निकला? भुजा, यानी कि साइड निकला। अभी तक हमें साइड ही पता चला है, अब हमें इस साइड यानी इस भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या बोला, सीधा स्क्वायर मारने का। इस पे भी 5 का स्क्वायर प्यारे साथियों 25 और 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो अब ढूंढना है 25:9 कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर बी 25:9 इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न 29 का। चलिए अगले प्रश्न यानी 30 नंबर को देखें, ये भी सवाल सिमिलर है। इसमें घन का आयतन का अनुपात है, घन के आयतन का अनुपात 1:64 है। लिख दीजिए सर 1:64। हमें अनुपात घन का दिया हुआ है, भुजा नहीं पता है। सबसे पहले तो हमें भुजा निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए हमें स्क्वायर कर देना है। तो इसका भी हमें घन करेंगे, घन बोला जा रहा है, और इसका भी हम घन करेंगे। तो 1 का घन करेंगे 1 ही आएगा, और इसको करके देखिए आप कितना, 4 चौका 16 और 16 चौका 64। 3 का सेट लगता है प्यारे साथियों, तो हम लोग 3 का सेट में से 1 4 लेंगे। ये हमारा भुजा निकला, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा भुजा निकला अभी तक। अब हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए इस पे स्क्वायर लगाइए, इस पे स्क्वायर लगाइए। 1 का स्क्वायर 1 और अनुपात 4 का स्क्वायर 16 और 1:16 ढूंढते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिख रहा है 1:16, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 31 नंबर के प्रश्न में। यहाँ मध्य लिखा गया, भैया माध्य लिखना था। चलिए यहाँ पर मध्य लिखा हुआ है प्यारे साथियों, आपको माध्य कर लेना है। चलिए सवाल क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। ठीक है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम मतलब शुरू से, अब पूर्ण संख्याएं होती है 0 से शुरू, तो कौन कौन हो जाएंगे, प्रथम यानी कि 0 एक पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्ण, तीसरा पूर्ण, चौथा और पांचवा। 5 पूर्ण संख्या। माध्य बराबर होता है मेरे मित्र सभी परीक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षण की संख्या। सभी प्रेक्षण का योग यानी जोड़ कर देना, और जितने प्रेक्षण बट्टे में दे देना। 1 2 3 4 5 लगा देना है। अब जोड़िएगा तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 3, 3 6 4 10, ये आ जाएंगे 10 बट्टे के 5। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, आपको माध्य कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए 31 नंबर कंप्लीट है। 32 नंबर को देखते हैं। ये भी सवाल पूछता है बार बार कि भैया एक सिक्का है उसको उछालना है, तो
एक चित्त आने की, मतलब एक चित्त मतलब जैसे सिक्का हम लोग उछालते हैं नीचे जो गिरता है उसकी बात कर रहे हैं, चित्त। तो सिक्का में आप देखे होंगे एक होता है भैया हेड, एक होता है हेड और एक होता है टेल। टेल 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 कैसे लिखे, टेल, हाँ, एक होता है हेड एक होता है टेल। तो सिक्का को जब भी उछालेंगे कोई एक ही चीज आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। चीजें दो है, आएगा एक, आएगा एक मेरे मित्र, चीजें दो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 33 नंबर के प्रश्न को देखिए। तो 33 नंबर का प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी संगत भुजाएं बराबर हो, संगत कोण आपस में बराबर हो, उसको कहते हैं समरूप त्रिभुज। उसकी संगत भुजा का अनुपात 4:9 है। संगत भुजा का अनुपात है, हमें उनके क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल जब भी बोलेगा स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 16, 9 का स्क्वायर 81। अनुपात को हम लोग बट्टे में भी लिख सकते हैं, तो आपको 16/81 ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। इसमें सवाल है द्विघात समीकरण। समीकरण कौन सा? द्विघात। यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर लग रहा होगा, हम यहाँ लिख देते हैं द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x + 3 बराबर 0 दिया हुआ है, और इस पर बच्चों घात लगा हुआ है 2, तो ये हो जाएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब दो घात, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट्स निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac। प्यारे साथियों ये वाला पार्ट आपका a है, ये वाला पार्ट -4 ये आपका b है, एंड अचर पद c होता है, ये भी आप जानते हैं। चलिए d निकालते हैं, तो d में क्या है, b का वर्ग। तो भैया b का वर्ग क्या हो जाएगा बताइए, b आपका -4 है, लगा दीजिए -4 का वर्ग, यहाँ से -4, सब में रिलेशन गुना का है। a का मान हमें 2 दिया हुआ है, c का मान प्यारे साथियों 3 दिया हुआ है। -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुनी -4, जहां से माइनस कटता है तो बचता है हमारे पास 16, और यही 16 यहाँ लिखना है। -4 दूनी 8, 8 या 24। प्यारे साथियों 16 में से 24 नहीं घटेगा, 24 से 16 घटाएंगे हमें आएगा 8। लेकिन आपने 24 से घटाया ना, तो 24 का चिन्ह माइनस है, लगा देना है बिना बेहिचक। तो आपको -8 जो है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न में। और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, बहुत आसान प्रश्न है, हम इसे भारी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि सब यहीं पे है। देखिए यदि एपी का प्रथम पद आपको ए है, सार्वंतर डी, तो एनवा पद, भैया एनवा पद जब भी निकालते हैं ना, एपी का एनवा पद की बात करें, एनवा पद होता है प्यारे बच्चों, एनवा पद जो होता है एपी का ए प्लस, इसको लिखना है a + n-1 इंटू डी, यही होता है एपी का एनवा पद। और ये ढूंढिए कहाँ दिया हुआ a + n-1 डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका इस 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी एपी का एनवा पद जो होता है वो होता है a + n-1 इंटू डी। ओके,